हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध को हो चुके हैं पूरे 4 महीने और ये किस लिए शुरू हुआ था। बस यूक्रेन ये करना चाहता था कि वो नेटो में शामिल होना चाहता था, जिसकी वजह से रशिया को ये पसंद नहीं थी बात। रशिया नहीं चाहता था कि नेटो के हथियार और सैनिक उसके दरवाजे तक आए, जिसकी वजह से नेटो के आने से पहले ही रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। और अब इसके 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक भी युद्ध कब रुकेगा, कब ख़त्म होगा, इसका कोई आइडिया नहीं है किसी को भी। और वहीं यहाँ पर यूक्रेन को आज भी जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो उसको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा मदद कर रही है, चाहे वो मिलिट्री इक्विपमेंट में हो, फाइनेंशियल एड हो या फिर डिप्लोमेटिक सपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पर हो, उन सब में मदद कर रही है यूक्रेन की। तो यहाँ पर यूरोपीय देश और पश्चिमी देश हर वो चीज़ कर रहे हैं जो रशिया को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हम यहाँ पर अगर एनर्जी सेक्टर को देखें तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो रूस के गैस और क्रूड ऑयल पर निर्भर करते हैं, और रूस भी उनको सप्लाई करता है। लेकिन फिर भी रूस के गैस की और क्रूड ऑयल की इतनी इम्पोर्टेंस को देखते हुए भी पश्चिमी देश यहाँ पर रूस के अगेंस्ट हो गए हैं। तो अब रूस ने भी एक बहुत ही बड़ा कदम लेते हुए रूस ने जो गैस सप्लाई करता है वो यूरोप की, वो कट कर दी है। और रूस के गैस को कट करने से वहाँ पर यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ गई है, और इस वजह से शायद वहाँ पर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी दिखाई दे आने वाले समय में, ज़्यादा दूर नहीं है वो। और इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे देश यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको छोड़कर कोयले पर शिफ्ट हो रहे हैं। जो कोयला छोड़ने वाले थे, जो देश कोयला छोड़ने वाले थे 2030 तक, तो जर्मनी छोड़ने वाला था कि हम कोयले से कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, वो आज वापस से कोयले पर शिफ्ट हो गया है। और यहाँ पर नीदरलैंड भी कोयले पर शिफ्ट हो गया है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या चल रहा है यूरोप में? क्या यूरोप में वाकई में पॉलिटिकल क्राइसिस आ जाएगी या इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी गैस के बिना? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। एसोसिएट प्रेस, रशिया अगेन कट्स नेचुरल गैस एक्सपोर्ट टू यूरोपियन कंट्रीज़। इसके अलावा CNBC, अवर प्रोडक्ट अवर रूल्स, रशिया सेंड्स अलार्म बेल्स रिंगिंग ओवर यूरोप्स विंटर गैस सप्लाईज। यानी कि इन्होंने कह दिया कि हमारी चीज़ है और हमारे ही नियम होने चाहिए। तो बात करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है यूरोप में। तो यहाँ पर यूरोप के जो राजनेता और बिजनेस हैं उनको बेहद चिंता हो रही है कि जो रूस गैस सप्लाई में ऐसा कर रहा है उससे पूरे यूरोप में एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी, और वो भी आने वाली सर्दी या उससे पहले ही हमें देखने को मिल सकती है, जिससे यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और शायद मिडिल ईस्ट की तरह यूरोप भी अनस्टेबल हो जाए, जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा जताई जा रही है। क्योंकि देखा जाए तो रूस ने यूरोप के बड़े देशों की गैस सप्लाई कट करनी शुरू कर दी है। रूस की गैस एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी गैसप्रोम नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन के जरिए जर्मनी और बाकी के 4 और यूरोपीय देशों को होने वाली गैस की सप्लाई कम कर दी है, जिससे 50% तो जर्मनी की कट हुई है। 60% तो जर्मनी की कट हुई है, और हाफ यानी कि 50% सप्लाई इटली की कट हुई है। इन दोनों देशों के अलावा ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया की गैस सप्लाई भी सिग्निफिकेंट लेवल पर कट हुई है। क्योंकि देखा जाए तो अभी भी यूरोप के बहुत सारे देश रूस की गैस पर निर्भर करते हैं, जिससे ये जर्मनी भी शामिल है, और ये सब गैस पाइपलाइन के ज़रिए किया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस पाइपलाइन के ज़रिए जर्मनी को गैस मिलती है, और जर्मनी से गैस फर्दर दूसरे देशों में जाती है, और जर्मनी की गैस को कट करना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट मूव है। आप देख सकते हैं नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 पहली तो तैयार है, इससे गैस की सप्लाई होती भी है, लेकिन जो सेकंड वाली है वो अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उसका जो अप्रूवल मिलना था वो नहीं मिल पाया है। और जो दूसरी देश आप देख सकते हैं यमल पाइपलाइन है वाया यूक्रेन, कई सारी यूक्रेन से होती हुई जाती है, ब्लू स्ट्रीम है और टर्क स्ट्रीम है। तो ये सारी बहुत सारी पाइपलाइन है जिसके ज़रिए रूस अपनी गैस को और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूरोप को सप्लाई करता है। और यहाँ पर बड़े देशों की भी गैस काट दी है रशिया ने, क्योंकि देखा जाए तो जर्मनी पूरे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए और एनर्जी के लिए रूस की गैस की ज़रूरत होती है। जर्मनी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कुकिंग के लिए और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे स्टील और ऑटोमोबाइल के लिए एनर्जी का जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो गैस ही है। गैस से ही वहाँ पे बिजली बनती है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होती है, गर्म और घर को गर्म करने के लिए गैस इस्तेमाल की जाती है, इंडस्ट्रियों में इस्तेमाल होती है गैस। और जब जर्मनी को गैस कम मिलेगी तो जर्मनी की इकोनॉमी पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और इससे उन देशों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट होगा जो देश जर्मनी के साथ व्यापार करते हैं और जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं।
लेकिन इससे पहले भी रूस ने कुछ देशों की गैस सप्लाई कट कर दी थी, जिसमें से डेनमार्क है, पोलैंड है, बल्गेरिया है, फिनलैंड, फ्रांस और नीदरलैंड है। लेकिन ये गैस कट ऑफ इतना ज़्यादा परेशान करने वाली नहीं थी, क्योंकि देखा जाए तो पोलैंड तो वैसे ही रूस की गैस को इस साल के ख़त्म होने तक फेज़ आउट कर देगा, और बाकी के देशों ने गैस सप्लाई के लिए अपना अलग अलग जुगाड़ बना लिया है। कोई मिडिल ईस्ट से ले रहा है, तो कोई नॉर्थ अफ्रीका से, कोई अजरबैजान से, तो कोई अमेरिका से। और इस बार जो कट हुआ है गैस, वो एक बड़ी इकोनॉमी का गैस कट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी और इटली दोनों ही मेजर इकोनॉमी है पूरे यूरोप की, और दोनों ही देश रूस की गैस पर डिपेंड है। आप देख सकते हैं कि जर्मनी 49% है, तो इटली 46% रशिया की गैस पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखा जाए तो रूस पर लगे हुए सैंक्शन और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से यूरोप तो रूस के गैस को फेज आउट करने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए यूरोप के बाकी देश तो अमेरिका की और दूसरे देशों की गैस शिप के ज़रिए मंगवा रहे हैं, तो उनको महंगा पड़ रहा है। लेकिन जर्मनी जैसे देश जो रूस से सीधे तौर पर पाइपलाइन से जुड़े हैं, वो रूस की गैस को फेज आउट नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर सीधे पाइप के ज़रिए गैस डिलीवर करना बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, और रूस की गैस की कीमत भी दूसरे देशों की गैस से कम होती है। तो इसके लिए रूस से गैस इंपोर्ट को ख़त्म करना आसान काम नहीं है। लेकिन सवाल यह आता है कि अभी तो सर्दियाँ भी नहीं आई है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो गैस सप्लाई कट करने पर इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्यों इतना बड़ा कंसर्न है ये। तो मैं आपको बता दूं कि जब जब यूरोप में गर्मी का मौसम आता है तो गैस की डिमांड कम हो जाती है, जिससे गैस की कीमत कम रहती है। लेकिन ये कम कीमत सरकारों को एक मौका दे देती है कि वो अपने अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज को सर्दियाँ शुरू होने से पहले ही भर ले, ताकि जब सर्दियाँ शुरू होगी तो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में गैस अवेलेबल हो, और इकोनॉमी और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी सफिशिएंट हो, ताकि लोगों को और इंडस्ट्री को कोई परेशानी ना हो। लेकिन अगर यहाँ पर गैस शट ऑफ होगी तो ये देश अपने गैस स्टोरेज को फिल नहीं कर पाएंगे। और अगर हम देखें तो यूरोप के गैस स्टोरेज में कितनी गैस स्टोर हुई है, तो अभी पूरे यूरोप में सिर्फ 57% गैस स्टोरेज ही फिल हो पाए हैं। और यूरोपियन कमीशन ने हर देश के लिए एक स्टोरेज टारगेट सेट किया है। 1 नवंबर तक हर यूरोपीय देशों के गैस स्टोरेज 80% तक भर जाने चाहिए, और जर्मनी ने अपने गैस स्टोरेज को फिल करने का टारगेट 1 अक्टूबर तक 80% और 1 नवंबर तक 90% लाने तक का टारगेट रखा है। और अब यूरोप के कई देशों को खतरा है कि वो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाएंगे, जैसे बल्गेरिया, हंगरी और रोमेनिया, क्योंकि गैस तो उनकी भी कट हुई है, तो उन्हें भी मुश्किल होगी। और इसके अलावा अभी जो रूस ने गैस कट की है, उससे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया जैसे देश भी अपने स्टोरेज को नहीं भर पाएंगे, और इस चीज़ से गैस के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और आने वाली सर्दियों में यूरोप को शायद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ना सिर्फ यूरोप तक ही लिमिटेड होगा, बल्कि इसकी चपेट में दुनिया भर के बहुत सारे देश आ जाएंगे जो यूरोप के ऊपर डिपेंड करते हैं। और अब जर्मनी ने गैस को बचाने के लिए वापस से कोयले से चलने वाले इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट को चलाना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं अल जज़ीरा का आर्टिकल है, जर्मनी टर्न्स टू कोल एज रशिया कट्स गैस सप्लाई, इकोनॉमी मिनिस्टर सेज जर्मनी विल लिमिट द यूज़ ऑफ नेचुरल गैस फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंस्टेड बर्न मोर कोल, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोयलों को जलाया जाकर ताकि बिजली कोयले से बनाई जा सके, और गैस को यहाँ पर प्रिजर्व किया जा सके ताकि उसको सर्दियों में इस्तेमाल में लाया जा सके। हालांकि ये देश रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी इंटेंस लेवल पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, और ये मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि विंड एनर्जी, अगर हवा चलेगी तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वरना नहीं होगी। इसके अलावा सोलर एनर्जी में सनलाइट की ज़रूरत होती है, और ये स्मॉल लेवल पर ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है। तो अल्टीमेटली इन देशों को एक रिलायबल एनर्जी सोर्स पर जाना ही होगा, और जर्मनी अब कोयले के ऊपर शिफ्ट हो रहा है ताकि वो सर्दियों के मुश्किलों वाले दिनों में इस्तेमाल करने के लिए अपनी गैस को बचा सके। इसके अलावा नीदरलैंड ने भी अपने कोयले वाले प्लांट ओपन कर दिए, लेकिन सवाल यह आता है कि इस पूरे मामले को लेकर रूस की कंपनी गैसप्रोम का क्या कहना है, जिसने यूरोप की गैस सप्लाई रोक दी है। तो देखिए यहाँ पर गैसप्रोम का कहना है कि नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को मेंटेन कर रहे थे वो, और उससे रिलेटेड एक इक्विपमेंट यानी कि पुर्जा उसने कनाडा भेजा था, लेकिन सैंक्शन की वजह से हम वो पुर्जा या इक्विपमेंट वापस नहीं मंगा पा रहे हैं, जिससे हमें गैस की सप्लाई कट कर दी है। लेकिन यूरोप के देश इन बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि ये जो हुआ है वो पूरी तरह से पॉलिटिकल है। और इतना ही नहीं, रूस के इस कदम से गैस की कीमत जो इस गर्मी के सीज़न में कम हो रही थी, वो अब काफ़ी बढ़ गई है। और ये ऐसे समय में हुआ है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन को तो यूरोप की तरफ से भरपूर मदद मिल रही है, लेकिन रूस की अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए था, और वो सपोर्ट इस गैस की कीमत के बढ़ने से मिलेगा, क्योंकि कीमत ज़्यादा बढ़ेगी तो रूस के पास ज़्यादा पैसा आएगा, और वो युद्ध में वो पैसा इस्तेमाल करेगा। और इसके अलावा रूस ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहा है कि हम अगर छोटे देशों को गैस बंद कर सकते हैं तो बड़े देश कौन से खेत की मूली है और उनकी क्या बिसात है, हम बड़े देशों की भी गैस बंद कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर अब
इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो ये यहाँ पर आपस में ही कोऑर्डिनेट करके ही गैस को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक्स्ट्रा गैस है तो वो जिनके पास लीस्ट अमाउंट में गैस है उनकी मदद कर सकते हैं, या फिर अपने जो डिफरेंट यानी कि अल्टरनेट सप्लायर है उनको देख सकते हैं। अजरबैजान से सप्लाई बढ़वा सकते हैं, नॉर्वे से बढ़वा सकते हैं, अल्जीरिया से, कुवैत से। और हाँ, एक ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन होने वाली है। अगर ये साइन सक्सेसफुल हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो ईरान एक बहुत बड़ा गैस का सप्लायर बन सकता है। तो रशिया को यहाँ पर ईरान रिप्लेस कर सकता है, ये भी संभावना देखा जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अभी देखते हैं कि आगे क्या होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में, सर्च कीजिए I_international और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम I_international। तो कीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल।